हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जो कि मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर से संबंधित प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि आप मुद्रा क्या है परिभाषित कीजिए। तो हम लोग जानते हैं मुद्रा उन सभी वस्तुओं को कहा जाता है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय तथा विलंबित भुगतान का काम करता है। मतलब यहाँ से ये भी समझ आ गया होगा कि मुद्रा का काम क्या क्या होता है, जैसे कि विनिमय का माध्यम होना, क्योंकि आज जितनी भी वस्तुएं या सेवाएं लेन देन की जाती है उसके पीछे कहीं ना कहीं मुद्रा जो है विनिमय का कार्य करता है, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इसका जो है फंक्शन है। दूसरा काम क्या है, यहाँ पर मूल्य का मापक यानी कि मेजर ऑफ वैल्यू, क्योंकि हर एक वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है आज मुद्रा के रूप में ही व्यक्त किए जाते हैं। और तीसरी बात क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, जो कि आपको पता है ये सबसे बड़ा डिफिकल्टी हुआ करता था बार्टर सिस्टम के अंदर, जहाँ पर हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करते हैं तो वहाँ पर हर एक वस्तुएं लगभग जो है जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं होती थी, जिसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज मुद्रा की मदद से हम लोग इसकी वैल्यू को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और चौथी बात क्या है, विलंबित भुगतान का काम यानी कि डेफर्ड पेमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना उस जमाने में जब वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही होती थी तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब मुद्रा के माध्यम से इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होते हैं मुद्रा के कार्य। मतलब यहाँ पर जो हमने डेफिनेशन लिखा है वो है मुद्रा के कार्य के आधार पर मुद्रा की परिभाषा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अर्थ भी आपको समझ लेना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमने कि मुद्रा का अंग्रेजी मनी लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। ये पूछा जाता है आपको एमसीक्यू में कि ये जो मोनेटा शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो मोनेटा शब्द का अर्थ होता है सोने चांदी का सिक्का, यानी कि गोल्ड सिल्वर क्वाइन, ठीक है। ध्यान रखिएगा मोनेटा का अर्थ क्या होता है, तो सोने चांदी का सिक्का होता है। और ये जो मोनेटा शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। किस भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है मोनेटा, और इसी मोनेटा का अर्थ होता है सोने चांदी का सिक्का। समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे हमने डेफिनेशन लिया है हार्ट्रे विदर्स का। हार्ट्रे विदर्स क्या कहते हैं मुद्रा के बारे में, कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये डेफिनेशन कई बार पूछ चुका है बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पर, ठीक है। और 2015 में तो इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछ दिया था। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मतलब ये कहते हैं कि वो तमाम चीजें मुद्रा ही है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय और विलंबित भुगतान का काम करता है। उन सबको ये क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, मनी कहते हैं। क्लियर हो गया। अगला डेफिनेशन देखिए यहाँ पर हमने लिया है जे.एम. कीन्स का। अब ये क्या कहते हैं कि मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था में शरीर के अंदर धमनियों में बहते रक्त की तरह है। यानी कि जिस तरीके से हमारे शरीर के भीतर, हमारे शरीर में क्या होता है, धमनियों में रक्त बहता है यानी कि खून बहता है, ठीक उसी प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रा जो है वो बहता है। समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से दोनों डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं फंक्शंस ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ मनी से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि फंक्शंस ऑफ मनी आपको लिखना है। तो मुद्रा के कार्यों को ना 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं हम लोग। कितने भागों में, 3 भागों में। तो प्राथमिक कार्य कई बार पूछ लिया जाता है अलग से, या फिर द्वितीय कार्य अलग से पूछ लिया जाएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। प्राथमिक कार्य मतलब प्राइमरी फंक्शंस, और प्राइमरी फंक्शन के अंदर में केवल 2 फंक्शंस होते हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी फंक्शन के अंदर में कितने फंक्शन हैं, केवल 2 फंक्शन हैं। एक है विनिमय का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा फंक्शन होता है मूल्य का मापक यानी कि मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा के प्राथमिक कार्य यही 2 हैं। तो यहाँ पर आइए हम पहला फंक्शंस को देखते हैं, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कि मुद्रा जैसे ही आविष्कार हुआ है ना, तो मुद्रा के आविष्कार ने वस्तुओं की लेन देन की जो है ना प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना दिया।
और आसानी से हम लोग एक वस्तु को बेच करके मुद्रा प्राप्त करते हैं और दूसरी वस्तु को हम खरीद लेते हैं। मतलब कि अब लोग आसानी से अपनी वस्तुओं को बेचकर मुद्रा के रूप में आय प्राप्त करते हैं तथा अपनी आवश्यकता अनुसार दूसरी वस्तुओं की खरीदारी पर जो है ना खर्चा कर देते हैं। ठीक है, तो यह है विनिमय का माध्यम के तौर पर मुद्रा का कार्य। दूसरा कार्य क्या है, प्राइमरी फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन होता है मुद्रा का कि मूल्य का मापक, यानी कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें आपने देखा कि जो मूल्य मेजर किए जाते थे वो एक वस्तु सिर्फ वस्तु के रूप में और दूसरी वस्तु उसके मूल्य के रूप में व्यक्त किया जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हमने लिखा हुआ है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य मापने की कोई निश्चित इकाई नहीं थी। ठीक है, चूंकि एक वस्तु सिर्फ वस्तु के तौर पर था और दूसरी वस्तु उसकी कीमत के रूप में चुकाया जाता था। तो अब जो है ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। अतः मुद्रा वस्तु के मूल्य के मापन की इकाई का कार्य करती है। मतलब हर एक वस्तु का मूल्य अब मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। अब देखिए मुद्रा का द्वितीय कार्य कौन कौन सा होगा, यानी कि जिसको हम लोग गौण कार्य भी कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर यानी कि मुद्रा के द्वितीय कार्य के अंदर 3 फंक्शंस होते हैं। 3 कौन कौन से हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू जिसको हम कहते हैं संपत्ति का संचय यानी कि मूल्य का संचय, फिर क्या है मूल्य का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और तीसरा यहाँ पर हमने क्या लिखा है तो विलंबित भुगतान का मान यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सर याद कैसे रहेगा कि प्राथमिक में कौन कौन सा है, द्वितीयक में कौन कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा सेकेंडरी फंक्शंस को याद रखना बहुत आसान है। सेकेंडरी एस से शुरू होता है ना, तो देखो यहाँ पर भी शुरू हो रहा है स्टोर ऑफ वैल्यू एस से, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एस से, और एस के बाद क्या होता है टी, तो यहाँ पर एस एस टी, सीधी बात समझ में आ गया, ये सेकेंडरी फंक्शन में है। प्राइमरी फंक्शन कैसे याद रहेगा सर, प्राइमरी फंक्शन में देखना एम एम लगा हुआ है, प्राइमरी फंक्शन में एम एम लगा हुआ है। देखो जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, तो ये आपको ध्यान में रह गया कि एम एम से क्या है मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन मतलब प्राथमिक कार्य। ठीक है, तो एम एम से लिखा हुआ है प्राइमरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, और सेकेंडरी फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एस एस से लिखा हुआ है, जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और एक है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो यही तो 3 फंक्शंस हैं सेकेंडरी फंक्शंस के भीतर में, तो याद भी रह जाएंगे। अब आइए हम इसे समझते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखो पहला जो हमने फंक्शन आपको बताया सेकेंडरी फंक्शन के भीतर में वो क्या है, मूल्य का संचय यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू। अब ये संपत्ति का संचय भी कह सकते हैं इसको। क्या हमने लिखा है कि मुद्रा के रूप में मूल्य का संचय करने से ना तो सड़ने, ना तो जो है कीड़े लग जाने का डर है, और ना ही इसे जो है ना सड़ने गलने का कोई डर है। तो मुद्रा के रूप में हम लोग जो है ना मूल्य को आसानी से संचय कर सकते हैं और उसको रखने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है यही, तो रखने के लिए ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए और जल्दी सड़ेगा गलेगा भी नहीं और कीड़े मकोड़े इसे खाएंगे भी नहीं जल्दी। तो इस तरीके से अब देखो हम अपना पैसा ना एटीएम कार्ड के अंदर छुपा देते हैं। अब मात्र उसको प्लास्टिक मनी हम लोग कहते हैं एटीएम कार्ड को, वो आसानी से कहीं भी हम लेकर के चले जाते हैं, ज़्यादा आने की जगह जरूरत भी नहीं पड़ा ले जाने के लिए, है ना, ज़्यादा खर्च भी नहीं आए। लेकिन पहले ज़माने में वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत कठिनाई था। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति को भविष्य के लिए संचित रखा जा सकता है और उसका खर्च भविष्य में आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। मतलब कि अब स्टोर ऑफ वैल्यू ये कर लेता है कौन, मनी। तो मनी का ये दूसरा जो है वो काम आपको मैंने बता दिया सेकेंडरी फंक्शन के अंदर, यानी कि पहला काम। अब यहाँ पर देखो कह रहे हैं दूसरा काम क्या है, संपत्ति का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कह रहे हैं कि मुद्रा के रूप में संपत्ति का हस्तांतरण करना आसान हो गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति मतलब भूमि, जमीन, जायदाद ये सब बेच करके दूसरे स्थान पर संपत्ति खरीद सकता है। ठीक है, तो मुद्रा के इस कार्य ने आर्थिक विकास में बहुत बड़ी योगदान जो है वो निभाया है, बहुत बड़ा भूमिका है समझ लीजिए। तो चूंकि आज जितना भी हम लोग फिक्स्ड एसेट एक जगह बेच करके दूसरी जगह प्राप्त कर लेते हैं आसानी से, ये पहले जमाने में इतना आसान नहीं हुआ करता था। अब देखिए तीसरा फंक्शन क्या है सेकेंडरी फंक्शन के अंदर ही, कह रहे हैं कि विलंबित भुगतान का मान यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कह रहे हैं कि वर्तमान में साख अथवा उधार बहुत अधिक जो है ना महत्व है, साख का या फिर उधार का बहुत ज़्यादा महत्व है। उधार के लेन देन का कार्य मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है और उधार ली गई रकम ब्याज समेत जो है ना भविष्य में जो है ना भुगतान कर देना पड़ता है
है ना, ब्याज सहित तो वापस भी कर देना पड़ता है। कह रहे हैं कि अतः वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के रूप में उधार लेन देन करने में कठिनाई थी, लेकिन मुद्रा ने उन कठिनाइयों को आसानी से अब दूर कर दिया है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर में 3 फंक्शन है और प्राइमरी फंक्शंस के अंदर में 2 फंक्शन है। अब सबसे आखिरी फंक्शन जिसको हम आकस्मिक कार्य कहते हैं, आप इसे कॉन्टीजेंट फंक्शन बोल सकते हैं। मनी का ये क्या है, कॉन्टीजेंट फंक्शन या फिर आकस्मिक कार्य। अब इसके अंदर भी 3 कार्य हैं मुख्य रूप से। साख का आधार, जिसके लिए एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब बैंक ड्राफ्ट वगैरह जारी किए जाते हैं। फिर क्या है, पूंजी की तरलता यानी कि लिक्विडिटी कैपिटल, है ना। अब यहाँ देखो सामाजिक आय का वितरण, जो कि हमारा इनकम बनता है ना, लगान के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में, तो इस रूप में जो है ना मुद्रा के रूप में ही तो चुकाए जाते हैं। अब देखो पहला फंक्शन क्या है, यहाँ पर निकल के आया कॉन्टीजेंट फंक्शन के अंदर, साख का आधार यानी कि बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्या कह रहे हैं कि वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर चेक, ड्राफ्ट और एटीएम कार्ड जारी किए जाते हैं जिसका आधार मुद्रा ही है। मतलब पैसा हमारा बैंक अकाउंट में है तभी ये सब हमारे पास उपलब्ध हो पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि पूंजी की तरलता यानी कि दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगद संपत्ति के रूप में रखना बहुत आसान हो चुका है। मुद्रा के माध्यम से ही संभव है ये चीज़ें। कह रहे हैं कि मुद्रा को आसानी से स्वीकार भी किया जाता है हर जगह, कहीं पर भी जो है इग्नोर नहीं किया जाता, आसानी से जो लोग स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि मुद्रा के ऊपर एक बात लिखी होती है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और जहां से नोट पब्लिश हुआ रहता है, कहां से, भारत के अंदर सेंट्रल बैंक कौन, आरबीआई, तो आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है उसके नीचे, है ना। तो लिखा रहता है क्या कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, सिग्नेचर वहाँ पर रहेगा फिर आरबीआई के गवर्नर का। तो इस प्रकार से मुद्रा को ना हर जगह स्वीकार किया जाता है, इसलिए मुद्रा को ना सबसे तरल संपत्ति भी कहते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट लिक्विड एसेट बोला जाता है सिर्फ और सिर्फ मुद्रा को। ठीक है, सिर्फ मुद्रा को, क्यों, क्योंकि ये हर जगह ना सहजता से, आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। यहाँ पर आखिरी फंक्शन क्या है इसका, मुद्रा का, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक आय का वितरण, मतलब किसी भी देश में उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन साधन सेवाओं के बदले में भूमि को लगान, मजदूर को मजदूरी, पूंजी पर ब्याज और साहसी को जो लाभ मिलता है, ये मुद्रा के रूप में ही व्यक्त किए जाते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो कंटेंट में बताए गए कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर से हम अगली वीडियो अपडेट के साथ, तब तक रखते हैं इतना ही। जय हिंद।